जब इलायची पाउडर हमारा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा खोया और काजू हम बराबर क्वांटिटी में नहीं लेंगे। जैसे 250 ग्राम अगर हमारे काजू हैं तो हम 200 ग्राम उसमें खोया डालेंगे। और खोए को ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसको हमें घी में फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद फिर हम काजू पाउडर डालेंगे और फिर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और गैस को बहुत सिम रखना है। नाज़रीन, ये बर्फी जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कम मीठा पसंद करते हैं। फिर हम इसमें थोड़ी सी पिसी चीनी डालेंगे। ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, लेकिन चीनी को थोड़ा कम ही रखना है। अभी देखिए बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, काजू भी और खोया भी। तो हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और ये सारा मिक्सचर प्लेट में डालेंगे। और फिर इसको पूरी एक लेयर प्लेट में फैलाएंगे। एक चम्मच से इसको बिल्कुल बराबर करेंगे। आप चाहें तो इसको कलरफुल भी कर सकती हैं कि जब खोया और काजू को आप मिक्स करें तो उसके अंदर कलर डाल सकती हैं, ग्रीन भी, रेड भी, येलो भी। अब इस तरह से हमने पूरी लेयर इसकी जमा दी है। फिर इसके ऊपर हम चांदी के वर्क लगाएंगे। चांदी के वर्क जो है वो खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। इससे जो है जो हमारी स्वीट डिशेस होती हैं वो काफी अच्छी लगती हैं। इस तरह से लगाकर पूरा ढक देना है इसको। फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। नाज़रीन, अब हमारी काजू की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती हैं, चाहे चौकोर बनाइए, चाहे ट्रायंगल शेप में बनाइए। पीस हमारे इक्वल आने चाहिए। अब हम इनको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग बाउल और गार्निश के लिए काजू। बहुत ध्यान से हमें ये पीसेस अलग करने हैं।
और फिर हम इसको गार्निश करेंगे काजू के साथ। नाजरीन, बनकर तैयार है हमारी रेसिपी काजू की बर्फी और मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो आज ही इसको ट्राई करने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। काजू बर्फी बनाने के लिए चाहिए काजू, मावा, चीनी पाउडर, हरी इलायची पाउडर और सिल्वर लीफ। काजू बर्फी बनाने का तरीका, सबसे पहले ग्राइंडर में काजू का पेस्ट बनाएं, फिर एक कढ़ाई में घी गरम करें। इसके बाद गरम घी में इलायची पाउडर, खोया, काजू और चीनी डालकर अच्छी तरह भूनें। फिर एक प्लेट में मिक्सचर से बर्फी की तरह काटकर सर्व करें। तो नाजरीन, हमेशा की तरह फिर याद दिला दूं आपको कि अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे शो का हिस्सा, तो आपको भेजनी है एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट, तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में। तो इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हमजिनसी रिश्तों को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया नाजायज, तो जायज ठहराने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। हमजिन्स परस्तों के हुकूक के अलंबरदारों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार मायूसी, कहा लड़ाई जारी रहेगी। लोकसभा कार्रवाई आज भी हंगामा आराई की नजर। महंगाई और तेलंगाना समेत कई मामलों पर अपोजिशन ने नहीं चलने दी कार्रवाई। तरुण तेजपाल की मुश्किलें बरकरार, गोवा सेशन कोर्ट ने भेजा 12 रोज के लिए अदालती तहवील में। और दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल बरकरार, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत बनाने के लिए बुला सकते हैं बीजेपी को। हमजिनसी ताल्लुकात को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए इन रिश्तों को जायज ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। जनता दल यू ने फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सच्चाई से आंखें नहीं चुरानी चाहिए।
2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने हमजिन्स ताल्लुकात को जायज करार दिया था। मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये मामला अदालतों के जरिए हल किया जाने वाला नहीं, बल्कि ये काम मुकम्मल का है कि वो हमजिन्सी ताल्लुकात को नाजायज ठहराने वाले आईन की दफा 377 को खत्म करने के बारे में फैसला करे। जस्टिस GS सिंघवी और जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है और उन्होंने कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है और अगर यूनियन ऑफ इंडिया इसको अपने स्टैट्यूट बुक से हटाना चाहती है तो उनको अपनी लिबर्टी है, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अगर ये फैसला हमारे खिलाफ है जैसे लग रहा है ऊपर से, तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हमजिन्स परस्ती के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये तय करना है कि आया कोई कानून आईनी है या नहीं, और पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। सुप्रीम कोर्ट का हक है कि ये तय करना कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं संवैधानिक है, और पार्लियामेंट का हक है कानून बनाना। वो अपना हक अदा करेंगे, हम अपना हक अदा करेंगे। JDU ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा है कि हमको सच्चाइयों से भागना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पलट दिया उसके साथ हम सहमत नहीं है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट जो है बिल्कुल ठीक था। अब सच्चाई से कोई आंख मूंद ले और कहे कि नहीं साहब सुबह नहीं हुआ, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ये मैंने सदियों से हमको लगता है जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये सिलसिला जो है चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गेंद हुकूमत के पाले में डाल दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हुकूमत इस मामले पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। उधर इस फैसले को हमजिन्स परस्तों और उनके हुकूक के अलंबरदारों ने एक बड़े झटके से ताबीर किया है, लेकिन उनका कहना है कि हुकूक हासिल करने के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। Supreme Court has not gone by constitutional morality, and what they have done is actually taking the country back. And the whole world is moving forward on human rights issues. Our country is going back. It's a very, very bad judgment. I was so trusting about the Supreme Court judgment, which is top court in this country, and I'm very disappointed. I'm also very proud to be a transsexual woman. It's tremendously disappointing, and there were a lot of hopes vested. It had been a long fight of 13 years. So we are terribly, terribly disappointed with the verdict, and Extremely disappointed and saddened, and I have no words that can explain my disappointment. This is such a setback that this is a denying of rights of a set of people who, just the day after, yesterday was World Human Rights Day, and today we go back denying a set of people their rights. हम बड़े निराशाजनक हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के जो है वर्डिक्ट से, लेकिन हम जो है हार नहीं गए हैं। ये कहीं ना कहीं अल्प विराम है मेरे लिए, और ये पूर्ण विराम कहीं भी नहीं है। हम आगे जाएंगे, हम आगे और लड़ेंगे। भारत एक स्वतंत्र देश है और इसे हमें साबित करना है कि हम जिए कैसे। एक तो पहले दिल्ली कोर्ट ने जब फैसला दिया था तब हम खुश हो गए थे कि नाउ हम अपनी लाइफ आसानी से जी सकते हैं, और अभी इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस एक मजाक बना दिया है। हमें काफी निराशा हुई है ये जजमेंट सुन के, बट हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमें ये जजमेंट से यही समझ में आता है कि अभी सोसाइटी के साथ काफी काम करना बाकी है, अपने बारे में उनको समझाना बाकी है। शायद हमें रिपीटेशन करना पड़े या पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़े। देखिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत जोर शोर से प्रोटेस्ट करेंगे, और हम अब तक लड़ते आए हैं और हम अपने हकों के लिए आखिर तक लड़ते रहेंगे। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने हमजिन्स परस्ती से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अदम इत्तेफाक किया है। इंदिरा जयसिंह का कहना है कि आर्टिकल 21 की सही तशरीह की जरूरत है। आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन का सवाल था, और मैं मानती हूं कि इस देश में हर व्यक्ति को अपने ही दृष्टिकोण से अपना जीवन जीने का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। देखिए, मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सुना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। पॉजिटिव तो मुझे देखना पड़ेगा, वहां के नेगेटिव तो मैंने बता दिया आपको। मानती हूं कि मेरा जो रोल है, ASG का रोल, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का रोल है। इसके अलावा इस देश में हर इंसान को जजमेंट की फेयर क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है।
हमजिन्स परस्ती के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजहबी रहनुमाओं के रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। ईसाई मजहबी रहनुमा फादर डोमिनिक एमनुएल ने कहा कि हमजिन्स परस्तों को मुजरिम नहीं मानना चाहिए। HIV एड्स के जो केस हैं वो बढ़ेंगे और जो सरकार ये लोगों के अंदर स्वतंत्रता मिल जाएगी तो इस प्रकार के अपराध और बढ़ेंगे। और हम तो ये सदा कहते आए हैं कि चर्च इसका सदा विरोध करता रहा है, मतलब कि जो समलैंगिक संबंध हैं वो हम हमेशा इसके विरुद्ध रहे हैं, परंतु हम उनको क्रिमिनल्स या अपराधी नहीं मानते हैं। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जफर याब जिलानी ने हमजिन्स परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। इस मुल्क में सभी मज़ाहिब के मानने वालों की जो आस्था है उसके खिलाफ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और मैं ये समझता हूं कि ये इस देश में की जो सभ्यता है वो सभ्यता सभी धर्मों पर आधारित सभ्यता है, इसलिए ये इस देश की सभ्यता को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखने के लिए ये फैसला दिया है। लेकिन वो चाहते थे कि हमको हर किस्म की आज़ादी हो, अगर वो कहीं पर नंगे रहना चाहे तो उसके नंगे रहने की भी आज़ादी हो, गालिबन इस पर रोक लगेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी हमजिनसी ताल्लुकात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी जाहिर की गई है। Disappointing and dismaying. And India, in fact, in the last years has been saying at the UN Human Rights Commission that this Delhi High Court judgment is an example of India's progress on human rights. So it is very, very unfortunate that we are taking these retrogressive steps, and the Supreme Court has chosen to take the lead in taking India backwards. But I don't think anything, all is lost. I think there is, like say, the opinion of the government is very clear. So it is खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट में आज मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात, तेलंगाना, महंगाई और दीगर मामलों पर काफी हंगामा हुआ। इन हंगामों को देखते हुए पार्लियामेंट की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दोबारा आगाज के बाद मुख्तलिफ मामलों पर शोर शराबा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने जेपीसी रिपोर्ट के मामले में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के तरीकेकार को गैर मुनासिब करार देते हुए कहा कि हम जेपीसी रिपोर्ट पर बहस नहीं बल्कि इसके पेश होने के खिलाफ थे। जहां तक जेपीसी रिपोर्ट का सवाल है तो सदन में लोकसभा स्पीकर ने हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया और अब प्रेस स्टेटमेंट लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा इशू किया जा रहा है सफाई देते हुए कि नियम और कानून क्या है। इसकी चर्चा तो सदन में होनी चाहिए ना।
हमने ये नहीं कहा कि हम उस पर जेपीसी रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं। हमने ये कहा था लिख के स्पीकर को कि ये रिपोर्ट पेश होना ही नहीं देना चाहिए। और इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जब कोई मंत्री कागज पेश करने के लिए खड़ा होता है और कोई सदस्य अगर सही एतराज करता है तो उस कागज को टेबल पर रखने से मंत्री को रोक दिया जाता है। दिल्ली का रुख करेंगे, जहां हुकूमत साजी के मामले पर तातुल बरकरार है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गैर मशरूत तायद करने का इशारा दे चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि वो हुकूमत बनाने के लिए किसी जमात की तायद न लेंगे, न हुकूमत बनाने के लिए किसी की हिमायत करेंगे। इस बीच खबरें गर्म है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ कर सकते हैं। वहीं बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हर्षवर्धन ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी और न ही किसी पार्टी की हिमायत करेगी। कल है कोई मेरी राइट आ जाए यार एक बार। कांग्रेस ने कहा है कि समर्थन देने को तैयार है हम आपको, वो भी अनकंडीशनल, और आप भी टीम बताएं। हाँ, तो हम कहते हैं आप बनाए ना, जो आप सरकार बनाए, कांग्रेस के समर्थन से हम स्वागत करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। हम हर चीज के लिए तैयार है, हम हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन हम जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव का कहना है कि सियासी पार्टियों का असली इम्तिहान लोकसभा इम्तिहानात में होगा। मुलायम सिंह यादव ने ईटीवी दिल्ली के ब्यूरो चीफ अशित कुणाल से बातचीत करते हुए मोदी लहर पर भी दिलचस्प तबसरा किया। यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि मीडिया के बाज गोशे भी मोदी से मिले हुए हैं। राज्यों के विधानसभा नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी हैं। मुलायम सिंह जी, किस तरीके से इन चुनाव नतीजों को देखते हैं? क्या कोई संदेश छुपा हुआ है इन चुनाव? अभी अधूरा है चुनाव, अभी पूर्ण नतीजों से ज्यादा गंभीरता नहीं हम लेते। मतलब कांग्रेस की चुनाव अब आ रहा है, ये क्या विधानसभा, तो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, चुनाव विधानसभा का है। असली चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो उसका इंतजार कीजिए आप। कांग्रेस की जो हार हुई है नेताजी, उसको लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व वो समीक्षा कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, वो कांग्रेस को पूछ रहा है। मोदी की लहर चल रही है, ऐसा बोल रहे हैं भाजपा के लोग। नहीं, तूफान चल रहा है आसमान। सपा की क्या भूमिका होगी? अब मीडिया तो मोदी तुम्हें से मिला हुआ है, सुनने का भाई साहब, मीडिया मोदी से क्यों मिला हुआ है? यहाँ बातचीत मोदी और मोदी चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तेजपाल की। साथी खातून सहाफी के साथ जिनसी छेड़छाड़ के मामले में फंसे तहलका के बानी तरुण तेजपाल की मुश्किलें कम होने में नहीं आ रही हैं। गोवा सेशन और जिला अदालत ने आज तेजपाल को 12 रोज के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। तेजपाल को पुलिस तहवील की मुद्दत खत्म होने के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। तेजपाल के खिलाफ आईपीसी के मुख्तलिफ दफात के तहत इल्जामात लगाए गए हैं। रुक करेंगे मुजफ्फरनगर का, जहां फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला संगीन नोयत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान शामली और मुजफ्फरनगर अजला में कायम इन कैंपों में सर्दी से तकरीबन 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात का जायजा लेने के लिए आज एक मरकजी टीम इन कैंपों के दौरे पर है। इस टीम में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के साथ साथ कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल और बहबूदी अतफाल के महकमे के हुक्काम और डॉक्टर भी शामिल होंगे। इस बीच यह भी खबर है कि शामली में फसाद मुतासरीन ने जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि फसाद के दौरान लापता हुए अफराद को मुर्दा करार दिया जाए। आइए इस मामले पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हमारे नुमाइंदे बिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिनेश, जानना चाहेंगे कि सेंटर की एक टीम आज मुजफ्फरनगर में है, क्या अपडेट है? ये टीम कहां कहां अब तक पहुंच चुकी है? देखिए, जो ये टीम आई है बाल आयोग की टीम है, जो कि सबसे पहले जनपद शामली में पहुंची और शामली का मलकपुर
जो राहत शिविर कैंप है वहां जाकर उन्होंने पूरा दौरा किया, जो कि पूरी लगातार मीडिया में जो खबर लगातार चल रही थी, तो लगभग 40 बच्चों के मरने की जो खबर थी उसको संज्ञान में लेते हुए बाल आयोग की टीम यहाँ पहुंची और इस पूरे मामले पर जांच करने के लिए आई है कि आखिर कितनी सत्यता इस पूरे मामले में उसी को लेकर जांच कर रही है। और इस समय की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि जब मलकपुरा में ये पूरी टीम पहुंचने के बाद वहां शिविर में जो लोग रह रहे थे, शरणार्थी थे, उन्होंने 29 लोगों की लिस्ट सौंपी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं, जिनके जो मृतक है उनकी लिस्ट उनको सौंपी गई है, जिस पर ये जांच करेगी। बाल आयोग से इस मामले में अगर जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये जो यहाँ पर जांच की जा रही है और उसकी जो जांच की रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। जी विनीश, अगर मुतासरीन की बात करें, जो लोग वहां पर रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, मरकज की ये टीम काफी दिनों बाद ही सही लेकिन अब पहुंची है, तो जो मुतासरीन है इस टीम के पहुंचने के बाद उनका क्या रद्द-ए-अमल है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर एक स्पष्ट बात करना चाहूंगा। जो पूरा मामला हुआ है, जहां एक तरफ लगातार बच्चों के मरने की और राहत शिविर में रह रहे लोगों के मरने की जो लगातार खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी भी जनपद मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन कहीं या शामली का जिला प्रशासन वो अभी भी अपनी बात पर आमादा है। उसका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी मौत नहीं हुई है। अब समझ नहीं आता कि जिला प्रशासन सही कह रहा है या फिर जो शरणार्थी वहां रह रहे हैं राहत शिविर में वो सही कह रहे हैं। अब दोनों के बीच में शरणार्थियों के बीच में और दोनों जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में ये थोड़ा सा अंतर सामने आ रहा है और उसी को लेकर ये बाल आयोग हो या अन्य आयोग हो, वो तमाम जांच करने को लेकर अब मुजफ्फरनगर और शामली पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज बाल आयोग पहुंचा है और जिसने सबसे पहले जनपद शामली के मलकपुरे में जांच की और वहां पर जो उनको लिस्ट भी सौंपी गई है 29 लोगों की। उसके बाद सीधे मुजफ्फरनगर पहुंचेगी, जहां पर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के रई में जो राहत शिविर कैंप है वहां जांच करेगी। एडीएम वहां मौके पर मौजूद है और उन्हीं के साथ पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद वो सीधे दिल्ली लौट जाएगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितनी सच्चाई है और अभी तक इन राहत शिविरों में जो मरने की खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सत्यता है और लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है। जी, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। बार बार मीडिया ने पूछना चाहा, अधिकारियों से पूछना चाहा, तो कोई भी अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं करने को तैयार था और नहीं कर रहा था। वो लगातार अपनी एक ही बात पर आमादा थे कि अभी तक यहाँ पर कोई भी मौत नहीं हुई। तो आखिर इसमें कितनी सत्यता है, इसी को लेकर ये जांच पड़ताल चल रही है और जो बाल आयोग आया है इसी की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि अभी तक कितनी मौत हो चुकी है। जी विनेश, तफसीली जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरे पर नजर बनाए रखिए। तो आज एक मरकजी टीम मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों का दौरा कर रही, लेकिन टीम ने मीडिया नुमाइंदों से अभी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है। उधर मुजफ्फरनगर और शामली में फसाद मुतासरीन की हालत पहले से ज्यादा खस्ता है। हुकूमत की जानिब से मिलने वाली मदद भी इन्हें बंद कर दी गई। यहां मौजूद हजारों मुतासरीन के पास न खाने के सामान है और न ही सर्दी से बचने के सामान। गुजर जाने के बाद मुजफ्फरनगर और शामली के राहत कैंपों में हजारों फसादजदा मुतासरीन ने पनाह ली थी। गुजरते वक्त ने इनमें से कुछ अफराद के जख्मों पर राहत का मरहम जरूर रखा है, लेकिन ज्यादातर अफराद फसाद के खौफ और हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार होकर आज तक कैंपों में एक मुहाजिर की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। 3 माह का अरसा समाजी और मिली तंजीमों की मदद और हुकूमत के सरकारी मदद के वादों के साथ गुजर गया। अकेले शाम